वेलकम बैक फ्रेंड्स। वापस से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी एमसीक्यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, भूगोल शास्त्र बहुविकल्पीय प्रश्न एनसीईआरटी बुक से। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी हैं आपके क्लास 7 एंड चैप्टर नंबर 5, 7.5 इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं। टॉपिक है आपका वाटर, जल। कहते हैं ना जल ही जीवन है। तो आइए फिर देखते हैं कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं और आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। पहला सवाल आज का, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच मूवमेंट होती है, इसकी इट इज कॉल्ड एज जल चक्र या फिर वाटर साइकिल। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपके लिए एक्स्ट्रा क्या है फ्रेंड्स? एक्स्ट्रा आपके लिए यहाँ पे ये है कि जो जल चक्र है इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसका एक फोटोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप कुछ टर्म्स के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, खासकर इवेपोट्रांसपिरेशन। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स जिनका मतलब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स जब प्लांट्स के पत्ते से जो नमी होती है वो गर्मी की वजह से वायुमंडल में चली जाती है। ठीक, उसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन। देखिए, सब्लिमेशन डीसब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर आइस फॉर्म से सीधा वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आइस फॉर्म से सीधा वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर के 3 फॉर्म है, सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर एंड गैसियस वाटर वेपर। तो बर्फ से वाटर वेपर बनने में जरूरी नहीं है कि हमेशा वाटर के स्टेज के थ्रू जाए या जल के स्टेज के थ्रू जाए। अगर डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एंड डीसब्लिमेशन। ठीक है। प्रेसिपिटेशन आपको ऑलरेडी पता है, बारिश, हेलस्टॉर्म, स्लीट वगैरह इन सबको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जल चक्र के निम्नलिखित तत्वों को उसमें दिखाई देने के क्रम में व्यवस्थित करें। वाष्पीकरण, वर्षण, अपवाह और संघनन। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। अभी आप लोगों ने जस्ट देखा था वाटर साइकिल में कि जब इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी कि जब वाष्पीकरण हो जाएगा, तो उसके बाद लिक्विड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद होना चाहिए इसका संघनन यानी कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन फॉर्म के थ्रू जो आपका वाटर वेपर है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद होता है आपका प्रेसिपिटेशन, और फाइनली उसके बाद होगा आपका सरफेस पे रन ऑफ, और फिर वापस ऐसे। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले होगा आपका इवेपोरेशन, फिर होगा आपका कंडेंसेशन, फिर होगा आपका प्रेसिपिटेशन, फिर होगा आपका रन ऑफ, यानी कि 1 4 2 3। आप चाहें तो प्रीवियस डायग्राम को देख सकते हैं। आपका इवेपोरेशन, ठीक, फिर आपका कंडेंसेशन, ठीक, फिर आपका प्रेसिपिटेशन और फिर आपका रन ऑफ, यानी कि 1 4 2 3। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको। नेक्स्ट आइए तीसरे सवाल के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? नदियां, तालाब और समुद्र मीठे जल के प्रमुख स्रोत हैं। क्या आपको लगता है फ्रेंड्स कि समुद्र से कभी मीठा जल मिल सकता है? समुद्र जितना खारा पानी किसी का नहीं होता है ना। वैसे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इस समुद्र का नाम सुना है, डेड सी? अगर नाम नहीं सुना है तो जरा सर्च करिएगा। ये डेड सी में इतनी ज्यादा सॉल्ट कंटेंट है कि इंसान इसके ऊपर जब जाएगा ना तो कोई इसमें डूब नहीं सकता। देयर इज सो मच ऑफ सैलिनिटी, इसमें इतना ज्यादा खारापन है कि इसमें कोई भी इंसान जाकर डूब नहीं सकता। ज्यादा सैलिनिटी होने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि बॉडी को फ्लोट करने में और ज्यादा आसानी होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बट जस्ट एक क्यूरियस फैक्ट जो कि आपको पता होना चाहिए। तो समुद्र मीठे जल का प्रमुख स्रोत तो कभी नहीं हो सकता, और महासागर और ग्लेशियरों में खारा जल होता है, ये भी गलत है। ठीक है, ग्लेशियर्स में खारा जल नहीं होता है। अगला स्टेटमेंट देखिए, खारे जल में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। ये स्टेटमेंट सही है आपका, लेकिन सवाल पूछ रहा है कि सही नहीं क्या क्या है।
तो आपका वन ओनली का ऑप्शन होना चाहिए था। सवाल पूछ रहा है नॉट करेक्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, इज नॉट करेक्ट, ठीक है, और यहां कह रहा है करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं सही कथन कौन कौन से है ना, और यहां बोला जा रहा है करेक्ट आंसर बताओ, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस रॉन्ग है वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वन ओनली ऑप्शन नंबर सी। अब आपके सामने फ्रेंड्स अगेन एक वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, कई बार आपको पहले बता चुका हूं। टोटल वाटर्स में से ओशियंस के पास 97.5% है, जो बच गया 2.5% वही आपका फ्रेश वाटर है। उस 2.5% में से ग्लेशियर्स में 68.7% है, ग्राउंड वाटर में 30% है और परमाफ्रॉस्ट में 0.8% है। फर्दर उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, आप लोग कई बार इसको देख चुके हैं इस मैप को पहले भी। आपको इन फिगर्स का रफ आइडिया जरूर होना चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर कहाँ पे है, कम से कम आपको इनको इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना जरूर आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 100 ग्राम जल में मौजूद ग्राम में नमक की मात्रा है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये 100 नहीं होता, ये 1000 होता है, ठीक है। इसे प्रति 1000 पीपीटी भागों में मापा जाता है। ये बात ठीक है कि हम लोग इसको पार्ट्स पर 1000 में नापते हैं। महासागरों की औसत लवणता 53 भाग प्रति 1000 है। नहीं, एक्चुअली में 35 होता है। 35 पीपीटी इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सैलिनिटी इन ऑल दी ओशियंस, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सवाल ये है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको आइडिया होना चाहिए कि सैलिनिटी कहाँ कहाँ पे थोड़ी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड मैप को, तो पूरे वर्ल्ड मैप में ऑन एन एवरेज 35 पीपीटी 35 प्रति 1000 माप की लवणता दुनिया भर के महासागरों में है। लेकिन अगर आप महासागरों के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को देखें, जैसे कि यहाँ पे देखें तो सैलिनिटी ज्यादा है, आप यहाँ पे देखें सैलिनिटी ज्यादा है, आप यहाँ पे देखें सैलिनिटी ज्यादा है। इसके कुछ कारण भी हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जो मैंने एग्जांपल दिया था डेड सी, वो यहीं पे है इजराइल के पास में, मोस्ट सलाइन में काउंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपके तरफ राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स एक और फोटो दिया है मैंने, ये सैलिनिटी के इंक्रीज या डिक्रीज करने का एक कॉन्सेप्ट है। आप खुद ही सोचिए कि अगर सैलिनिटी को आप नापते हैं कि कितना सॉल्ट ग्राम में मौजूद है पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सैलिनिटी इज डिफाइंड एज सॉल्ट इन ग्राम्स अपॉन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर इवेपोरेशन होगा तो वाटर लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब कि आपका जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू घटेगी तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका इवेपोरेशन होगा सैलिनिटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, प्रेसिपिटेशन होगा तो सैलिनिटी की वैल्यू घटेगी, ठीक है। ये कुछ सिंपल से लॉजिक बेस्ड इन्फरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखिए अगर आइस मेल्ट होगा तो ज्यादा फ्रेश वाटर रिलीज होगा ओशियंस में, तो उस केस में फिर सैलिनिटी आपकी और ज्यादा घट जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर आइस फ्रीज होगा या सी वाटर फ्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर घट जाएगा, इसका मतलब सैलिनिटी फिर से बढ़ जाएगी। तो ये कुछ सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप इसको डील कर सकते हैं। अगले सवाल के ऊपर आइए। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। अमेजन उत्तरी अमेरिका गलत, मिसिसिपी दक्षिणी अमेरिका गलत, नील अफ्रीका सही, डैनूब ऑस्ट्रेलिया गलत, डार्लिंग यूरोप गलत। इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 1, 2, 4 एंड 5 ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली सारे के सारे एक्सचेंज हो गए हैं। अमेजन जाएगा दक्षिण अमेरिका में, मिसिसिपी जाएगी उत्तरी अमेरिका में, डैनूब जाएगा यूरोप में और डार्लिंग मरे रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। तो सिर्फ और सिर्फ तीसरा नील अफ्रीका ही आपका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आपके सामने फ्रेंड्स मैंने एक ब्रॉड मैप रखा है जिसमें कि आप वर्ल्ड के कुछ फेमस रिवर्स को देख सकते हैं, जैसे कि मैकेंजी,
फ्रेजर, मिसिसिपी। यहाँ पे एक लेक है, सेंट लॉरेंस रिवर है, ग्रेट लेक्स आते हैं यहाँ पे। पराना रिवर साउथ अमेरिका की फेमस रिवर है, अमेजन सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ फेमस रिवर्स को देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड मैप में आपको लगभग आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। विक्टोरिया झील ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, नहीं ये तो अफ्रीका में है, तो ये सवाल ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए। ठीक है, हुआंग हे नदी पूर्वी चीन सागर में स्थित है। हुआंग हे नदी जो है पूर्वी चीन सागर में जाकर मिलती तो है, बट चलिए स्टेटमेंट को भी रोक कर रखते हैं, आगे चलते हैं। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ऑप्शन पे थोड़ा डाउट मुझे भी हो रहा है। अब अप्रोच देखिए क्या करते हैं इसमें। फिर मुझे ये पता है कि वन स्टेटमेंट तो सर्टेनली रॉन्ग है और पूछा आ रहा है करेक्ट क्या क्या है, तो वन तो आपके आंसर में नहीं आना चाहिए, मतलब 2, 3, 4 या 3 ओनली ऑप्शन होना चाहिए। 3 ऑप्शन करेक्ट है लेकिन 4 ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हेंस मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था इसमें कि हुआंगवे नदी ईस्ट चाइना सी में जाती है या साउथ चाइना सी में जाती है। कोई बात नहीं, अगर आपको एग्जैक्टली अगर याद भी ना आ रहा हो तो भी आप अप्रोच देख सकते हैं कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, तो यस इंडीड हुआंगवे नदी ईस्ट चाइना सी में जाती है। अब इस फैक्ट को मैं भी याद रखा करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आप सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को ना, तो सिर्फ उसके आंसर मिलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना कि आपसे कहाँ गलती हो रही थी। आपके लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। सिंपल एमसीक्यूज में सिंपली आंसर मैच करा देना तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट है कि आंसर सही आने चाहिए, बट कहाँ पे गलती आ रही थी उसको रेक्टिफाई करना है। अब जैसे मुझे ये चीज अब याद हो गई कि हुआंगवे रिवर ईस्ट चाइना सी में जाती है, मुझे ये चीज आगे भी याद रहना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका फ्रेंड सॉरी आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे मैंने कुछ फेमस लेक्स के मैप बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बेयर लेक, इसे कहते हैं 5 लेक हैं यहाँ पे, कहते हैं सो ग्रेट लेक्स। और भी कुछ लेक्स हैं आपके, लेक टिटिका का, लेक माराकाइबो, लेक निकारागुआ, डेड सी भी आपका एक लेक है। ठीक है, कैस्पियन सी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है, लेक बैकाल रशिया में है, बहुत डीप लेक है ये। ठीक है, सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में आपका लेक आयरे है। ये जो अफ्रीका है ना, इसमें एक रिफ्ट वैली है यहाँ पे। इस रिफ्ट वैली में कई सारे लेक हैं इंक्लूडिंग लेक विक्टोरिया, जिससे कि नील नदी की एक ट्रिब्यूटरी भी निकलती है। लेक टंगानाइका, लेक मालावी, लेक चाड, ये सारे के सारे आपके अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आई, निम्नलिखित में से कौन सी एक अफ्रीका की नदी नहीं है? नाइजर है, कॉन्गो है, ऑरेंज है, मिसिसिपी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था वो आपके सामने फ्रेंड्स, अफ्रीका का एक रिवर मैप है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो लेक विक्टोरिया है से व्हाइट लाइन निकलती है, ब्लू लाइन यहाँ पे इथियोपिया नाम की एक कंट्री है, वहां के प्लेटू से निकलती है और दोनों आके यहाँ मिलते हैं, फिर फाइनली जाके आपका ये नील नदी बनती है। ठीक, नाइगर रिवर है, सेनेगल रिवर है, वोल्टा रिवर है, बेनुए रिवर है, कॉन्गो रिवर इंपॉर्टेंट है, लिम्पोपो रिवर इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज रिवर भी इंपॉर्टेंट है, जाम्बेजी रिवर, इस पे आपका वाटरफॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपके लिए ध्यान देने की बात यह है, ये जो डॉट दे रहा हूं ये है आपका इक्वेटर। तो कॉन्गो रिवर एक ऐसी नदी जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्गो रिवर एक ऐसी नदी है जो कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पास करता है अफ्रीका से, क्या कोई रिवर उस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है नहीं, ये आप पता करेंगे। वैसे मैप देखकर आप बोल सकते हैं, बट स्टिल बी श्योर और अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार कीजिए। दक्षिणी चीन सागर दक्षिण प्रशांत महासागर में, कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में, चलिए ये चीज तो सही है। अरब सागर हिंद महासागर में, सही है। प्रवाल सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो है 1 में और 4 में थोड़ा डाउट लग रहा है, पर्सनली बता रहा हूं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। अब देखिए अप्रोच कैसे करते हैं इसको। दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी इज इन साउथ पैसिफिक ओशन,
कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन में है, अरेबियन सी इंडियन ओशन में है, कोरल सी नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। देखिए फ्रेंड्स, कोरल सी जो है ना ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन में नहीं है। क्यों? इसलिए कोरल सी जो है ये आपका जावा बोर्नियो के पास में, अगर आपको याद हो तो वो पार्ट आपका साउथ पैसिफिक ओशन में आता है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, 2 and 3 आर करेक्ट। तो 4 को पहले काटिए, तो 2 and 3 ऐसे ही करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साउथ चाइना सी है वो साउथ पैसिफिक ओशन में ना करके एक्चुअली वो आता है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, साउथ चाइना सी यहां पर है, ठीक है, और जो आपका कोरल सी वो यहां पर है। तो कोरल सी कम्स इन साउथ पैसिफिक ओशन एंड साउथ चाइना सी एक्चुअली कम्स इन नॉर्थ पैसिफिक ओशन। अब आप कहेंगे साउथ चाइना सी का नाम साउथ क्यों है? क्योंकि वो चाइना के साउथ में, इसलिए उसका नाम साउथ चाइना सी है, लेकिन साउथ चाइना सी एक्चुअली में नॉर्थ पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपके सामने फ्रेंड्स ये कुछ फेमस सीज का मैप है। आपको ब्रॉडली हर सी का अप्रोक्सीमेट लोकेशन तो याद होना चाहिए। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर नॉर्थ सी के ऊपर और एक इसके ऊपर जापानीज एंड ओहोत्स्क सी के ऊपर। बेरिंग सी सभी को याद रहता है, बिकॉज बेरिंग स्ट्रेट्स अगर याद है तो आपको बेरिंग सी की लोकेशन भी याद रहेगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इनको अरेंज करना है आपको फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनको आपको अरेंज करना है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यू हैव टू अरेंज देम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, साउथ से नॉर्थ जाना है, ठीक है, तो यू हैव टू गो लाइक दिस, साउथ से नॉर्थ। अब देखिए मुझे ये पता है कि सुपेरियर और हुरॉन जो है ये दोनों के दोनों ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि इन दोनों में से कौन सा नॉर्थ में कौन सा साउथ में। कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कि ग्रेट बेयर और विनिपेग ये दोनों के दोनों आते हैं आपके कनाडा में। ठीक है, तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाला जो ग्रुप है ये साउथ में रहना चाहिए, ये वाला ग्रुप आपका नॉर्थ में होना चाहिए। सवाल है आपका साउथ से नॉर्थ अरेंज करो, तो 3, 4 पहले आना चाहिए और 1, 2 बाद में आना चाहिए। आइए फिर देखते हैं, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब आप कहेंगे सर आपको एग्जैक्ट ऑर्डर क्यों नहीं याद है? नहीं याद है, बट स्टिल ऑप्शंस में एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ऑप्शन ऐसे होता है कि 4, 3, 2, 1 के अलावा एक और ऑप्शन होता है 3, 4, 2, 1, तो यस थोड़ी मुश्किल होती, बट इतना टफ कोई नहीं जाएगा। आपको ब्रॉडली भी अगर याद है ना तो भी आप ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड इन एनी केस आप लोगों ने जस्ट अभी ग्रेट बेयर को देखा था मैप पे, जो कि बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है। देखिए ग्रेट बेयर आपका बिल्कुल नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, तो आप यहां से भी इन्फरेंस निकाल सकते हैं। हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, आप चाहें तो इसको मैप पे देख लीजिए। ग्रेट बेयर लेक ये रहा, लेक विनिपेग ये रहा, बाकी आपके जो ये 5 लेक हैं ये कहलाते हैं आपके ग्रेट लेक्स। ठीक है, इसमें आपका एक लेक सुपेरियर, मिशिगन, हुरोन एंड ओंटारियो है। दिस इज अ ग्रुप ऑफ 5 लेक्स। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। With reference to their location, arrange the following from west to east. वेस्ट से ईस्ट की ओर आपको अरेंज करना है। आइए देखते हैं, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। मेडिटेरेनियन सी, फिर हो जाएगा आपका ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी। ऑप्शन नंबर डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल, अगर आपने वर्ल्ड मैप ध्यान से देखा है तो आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी, फिर ब्लैक सी और फिर कैस्पियन सी। ठीक है, आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सीज का मैप भी है, आप चाहें तो इनको याद रखें। खासकर ये वाला नॉर्थ पोर्शन जरूर याद रखिएगा, नॉर्वेजियन, बैरेंट्स, कारा, लैपलेव एंड ईस्ट साइबेरियन सी, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, नाम अक्सर याद नहीं रहते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। देखिए एग्जैक्टली तो 3/4 नहीं है, 3/4 का मतलब होता है 75%, बट ये 71% तो ढका हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को अप्रोक्सीमेटली ट्रू मान के चलिए। ठीक है, मोटा मोटी ये स्टेटमेंट ठीक है।
Out of total water on Earth's surface, more than 97% is available as fresh water, less than 3% saline water. ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, कह रहा है नॉट करेक्ट बताओ, तो 2 ओनली, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपके सामने फ्रेंड्स फिर से वही एक मैप है जो मैंने पहले भी यूज किया है कि पूरे अर्थ के सरफेस अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी करीब करीब 29 या 30% लैंड है, बाकी आपका पूरा 71% तक ओशियन या वाटर का सरफेस है। अब उस वाटर के सरफेस में अगेन ओशियंस 97.5% है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर कंटेंट इन देम। देखिए सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर होता है आपका आइस कैप में, लेकिन कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम हो गया रिवर्स यानी कि 4, फिर फ्रेश वाटर लेक यानी कि 3, फिर ग्राउंड वाटर और फिर लास्ट में आइस कैप या ग्लेशियर जिनमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया आपका 4, 3, 2, 1, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसमें कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए आपके लिए ये सारे परसेंटेज याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए किस में ज्यादा पानी मिलेगा, राइट। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पूरे वाटर में से ओशंस 97.5% है, बाकी बच गया 2.5% वो फ्रेश वाटर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका सलाइन वाटर हो गया, सिंपल है। ठीक है, बाकी आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में भी आपका आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में 80% पानी है, ग्राउंड वाटर 20% है, जो बच गया आपका 1% उसमें भी आपका देखिए लड़ाई कितनी ज्यादा है। इतना डीप जाने की भी जरूरत ना हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रिवर्स में सबसे कम होता है, फिर लेक्स, फिर आपका ग्राउंड वाटर, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए, बस कॉमन सेंस बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल है, 22 मार्च को मनाया जाता है, यह आपको फॉर अ फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये जो इंटरव्यू में पूछा भी गया था मेरे से कि 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, ये इसका जवाब मुझे उस वक्त पता नहीं था। ठीक है, तो मैं जवाब दे नहीं पाया, बाद में जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि साल 1993 से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। साल 1993 से 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि उस वक्त पे 22 या फिर 2.2 बिलियन पीपल जो थे उनके पास एक्सेस टू सेफ वाटर नहीं था, उनके पास सुरक्षित पेयजल पीने की क्षमता नहीं थी, इसीलिए वो 2.2 कन्वर्ट किया गया 22 मार्च से, और 1993 से हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। नेक्स्ट आइए, यह समुद्र जल की आवाजाही के प्रमुख प्रकारों में से एक है, यह महासागरों के सतही जल के वैकल्पिक रूप से बढ़ने और गिरने से बनता है। वायु इसकी ताकत का निर्धारण करने में एक मजबूत कारक है, निम्नलिखित में से कौन सा यह महासागर की गति है? तो सिंपल है फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड एज वेव्स या फिर लहरें। जहां भी आप विंड देखेंगे ना, विंड बस वेव्स। ठीक है, ओशियन वेव्स, जब कभी आप जाते होंगे बीच पे तो वेव्स आते हैं ना पाँव को टच करने के लिए बिल्कुल वैसे ये वाले वेव्स जिसमें लोग सर्फिंग भी करते हैं, ये वाले वेव्स। ठीक है, देखिए ओशन में कई तरह के मूवमेंट होते हैं, वेव्स हो सकता है, टाइड हो सकता है, करंट हो सकता है, विंड की वजह से वेव्स बनते हैं, जितनी तेज हवा चलेगी उतने ही बड़े बड़े वेव बनेंगे। अब वेव है तो जिन लोगों ने आपका थोड़ा फिजिक्स पढ़ रखा होगा उनको पता होगा कि क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रोफ का मतलब क्या होता है। सिंपल है, जब वेव ऊपर की ओर उठता है तो उसका हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं, जब वेव नीचे की ओर गिरता है तो उसके लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है जानना फ्रेंड्स कि जो वेव होता है ना उसमें जो पानी का सर्कुलेशन होता है ना वो सर्कुलेशन सर्कुलर होता है। इस फैक्ट को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेव में पानी का सर्कुलेशन, अगर आप पानी के एक मॉलिक्यूल को ले लें उसका सर्कुलेशन सर्कुलर होगा, लेकिन यही वेव जब धरती के बिल्कुल पास में आ जाएगा, जब ये शोर लाइन पे आ जाएगा, मान लीजिए बीच है और आप यहाँ पे खड़े होकर मस्ती कर रहे हैं, आपके पास जो वेव का शेप होगा ना उसमें वाटर की मूवमेंट अब सर्कुलर ना होकर के इलिप्टिकल बन जाएगी। उस टाइम पे इलिप्टिकल बन जाती है। नॉर्मली ओपन ओशन में वाटर का सर्कुलेशन सर्कल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अच्छा इसमें आपको और ज्यादा कुछ नहीं जानना, लेकिन एक फैक्ट का आप ध्यान रखिएगा, ये वेवलेंथ जो है
इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज वेवलेंथ? जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है उनको पता है कि सर दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब फ्रेंड्स आपके सामने जो थर्ड फोटो है ये भी आपका वही है, वेव्स के ऊपर ही है। वेव्स कैसे बनते हैं, वेव्स के नीचे जो पानी है उसका सर्कुलेशन सर्कल फॉर्म में होता है। ये थोड़ा और डिटेल डायग्राम है कि आपका सर्फिंग जोन क्या होता है, अप्रोचिंग जोन क्या होता है, डीप वाटर क्या होता है, हाइट ऑफ वाटर कितना होगा तब सर्कुलर मोशन होगा, कितना होगा तो इलिप्टिकल मोशन होगा। इतना जानने की जरूरत नहीं है आप लोगों को फ्रेंड्स। आप लोगों को तीन चीजें जाननी है, एक क्रेस्ट क्या होता है, एक ट्रफ क्या होता है, दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसे बनते हैं, बस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये सुनामी के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुनामी एक जापानी शब्द है, इसका अर्थ है बंदरगाह लहरें, हार्बर वेव्स। सही बात है। वे समुद्र के जल की बड़ी मात्रा में बदलाव के कारण बनते हैं। सही बात है। पहला संकेत है कि सुनामी आ रही है, तटीय क्षेत्र से जल का तेजी से निकासी है। बिल्कुल सही बात है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में अक्सर सुनामी आते हैं। गलत बात है। प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सुनामी आते हैं, तभी तो जापान, इंडोनेशिया ये सब परेशान रहते हैं। तो कौन से कथन सही है? तो 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एड ऑन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि सुनामी बनता कैसे है। सुनामी बनते ऐसे हैं कि मोस्टली होता है बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। जब तक अर्थक्वेक नहीं हो तब तक सुनामी नहीं बनेगा। वो भी अर्थक्वेक जो है एटलीस्ट 6.5 से ऊपर होना चाहिए रिक्टर स्केल पे, तभी ये सुनामी क्रिएट कर सकता है। तो समुद्र तल पे अगर कोई अर्थक्वेक हुआ यहाँ पे, तो धरती में मूवमेंट होगी। वो मूवमेंट की वजह से पानी में मूवमेंट होता है। अब ये जो पानी का मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज सुनामी। एंड अर्थक्वेक रॉक्स द ओशियन फ्लोर, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड। दिस क्रिएट्स एन ऑसिलेशन विच मूव्स टुवर्ड्स ऑल द डायरेक्शंस। तो अगर ये शोर की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो घर वर हैं ये सब टूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज बाढ़ आ जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको पता ये होना चाहिए सुनामी के बारे में, जब सुनामी आने वाली होती है ना, जब सुनामी आने वाली होगी ना, तो यहाँ शोर पे आपको दिखेगा कि पानी पहले वापस जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और कुछ खेल कूद कर रहे हैं तो आपको लगेगा पानी वापस जा रहा है, थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, थोड़ा सा और आगे जाकर देखता हूँ। अब आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसके बाद पानी बहुत जोर से वापस आएगा। ये होता है सुनामी। इसीलिए जब कभी भी समुद्र तट पे अगर आपको दिखे कि पानी वापस जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, तो आप भी पानी से उतना ही दूर भाग जाएं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो सुनामी है ना, ये जो सुनामी है ये है तो बेसिकली वेव, ठीक है, बट वेव्स कॉज्ड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ये सुनामी जब समुद्र में होगा ना तो बहुत ही हल्का हाइट होगा, इसका बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा, बट इसकी हाइट बहुत कम होगी। मतलब सुनामी जब समुद्र में होगा ना तो उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होती और देख के लगता भी नहीं कोई सुनामी आने वाला है। लेकिन जैसे ही ये सुनामी यहाँ पहुंचती है शोरलाइन के पास, इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आपको दिखता है कि इसका रौद्र रूप क्या है, फिर आपको दिखता है कितनी विनाशकारी हो सकती है। तो सुनामी ओपन ओशन में उतना पता नहीं चलता, उसकी हाइट ज्यादा होती ही नहीं है, लेकिन वो जैसे ही शोरलाइन के पास आएगी उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों? सिंपल आंसर है कि सर शोरलाइन के पास ओशन की डेप्थ कम है, तो जो वेव, मैं आपको फिर से दिखाता हूं यहाँ पे, कि जो वेव ओपन ओशन में ऐसे ऐसे करके आ रही थी तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो जैसे यहां टकराएगी इसकी हाइट दिखेगी। उसकी हाइट उतनी ही जितनी पहले थी, लेकिन अब दिखेगी बिकॉज डेप्थ कम हो गया है। तो एज द वेव अप्रोचेस द लैंड, द एनर्जी कंप्रेसेस इनटू स्मॉलर स्पेस, फोर्सिंग इट टू गेन हाइट। तो पहले नॉर्मली आ रहा था और धरती पे आते ही विनाशकारी रूप इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होते हैं। गलत बात है, क्योंकि इसमें चंद्रमा का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गलत बात है, पड़ता है। वे दिन में 3 बार जल के लयबद्ध उत्थान और पतन से जुड़े होते हैं। गलत बात है, 3 बार नहीं 2 बार होता है।
तो कह रहा है कि इनमें से गलत कथन का चयन करें, तो तीनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने 2 फोटो रखे हैं, थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं। ये आपका धरती है, ठीक है, धरती का काम है अपने धुरी पे नाचना और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। इन गुजर के लिए अगर आप परिक्रमा की बात को भूल जाएं और सिर्फ इसके रोटेशन, अपनी धुरी पे घूमने वाली बात के ऊपर फोकस करें, देखिए अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब होता यह है कि जो मून है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और क्योंकि मून धरती के कहीं ज्यादा पास है एज कंपेयर टू सन, तो हाई टाइड लो टाइड या जो भी टाइड क्रिएट करना हो उसके लिए मून का इंपॉर्टेंस इज मोर देन सन। सन भले ही बहुत बड़ा है मून से साइज में, बट सन बहुत दूर है, मून बहुत पास में है, तो मून का असर ज्यादा पड़ता है टाइड्स के ऊपर एज कंपेयर टू सन। सन का भी पड़ता है, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन बहुत कम। मून का इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा कि अर्थ तो अपने धुरी पे नाच रही है, अब मून अर्थ के किसी एक साइड पे होगा, मान लीजिए इस साइड पे है मून, यहां अर्थ नाच रही है अपने धुरी पर। मून के ग्रेविटी के कारण जो पानी है अर्थ के सरफेस पर वो इधर की ओर जाना चाहेगा मून के पास, ठीक। और इसका ठीक डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक। अब क्योंकि पानी का खिंचाव ऐसे हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में पानी जो है सो और सिकुड़ जाएगा। तो होता यह है कि मान लीजिए अगर मून यहाँ पर है, तो जो पोलर पॉइंट्स है आपके, यहाँ से पानी खींच करके मून की तरफ जाता है। अब ये जो पानी का खिंचाव होगा, इसकी वजह से ऑपोजिट साइड में भी आपका हाई टाइड क्रिएट हो जाता है। तो हाई टाइड का मतलब ये कि पानी का एवरेज लेवल बढ़ गया, और लो टाइड का मतलब ये कि पानी का एवरेज लेवल या एवरेज हाइट घट गई है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड, ठीक। इस पे आपको और मैं बताऊंगा जब मैं आपको क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वहां पे आप देखिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम की भी एक चीज होती है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेंड्स आपके सामने एक और फोटो है, इसमें टाइड्स के 2 और टाइप होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में देना चाह रहा हूं आपको। अभी आप देखिए, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड, ये क्या चीज होती है? अर्थ है, मून है और सन है, इन तीनों का अलाइनमेंट डिफर कर सकता है। इन तीनों का अलाइनमेंट डिसाइड करता है कि टाइड जो है वो स्प्रिंग टाइड कहलाएगा या नीप टाइड कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अर्थ के बिल्कुल एक सीध में आ जाए मून और सन दोनों, उस केस में जो हाई टाइड होगा उसकी हाइट कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज मून और सन दोनों एक लाइन में आकर एक ही तरफ ग्रेविटी का फोर्स खींच रहे हैं, एज कंपेयर टू दिस विच इज कॉल्ड एज नीप टाइड, जब आपका मून और सन 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। अब जरा इस फोटो को ध्यान से देखिएगा, इस फोटो में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई हैं। अब आप देखिए, जो धरती का पानी है उस पर एक तरफ मून भी खींच रहा है और एक तरफ सन भी खींच रहा है, ठीक। लेकिन हो ये रहा है कि बिकॉज मून इज मच क्लोजर, तो मून की वजह से हाइट में जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बढ़ोतरी इन हाइट बिकॉज ऑफ सन, ठीक। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे जो भी हाई टाइड होगा ना, उस हाई टाइड की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी एज कंपेयर टू स्प्रिंग टाइड। इस वाले हाई टाइड को हम लोग कहते हैं नीप टाइड, ठीक। तो स्प्रिंग टाइड सिंपल एक लाइन में क्या हो गया, जब अर्थ मून सन तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, ठीक। नीप टाइड क्या हो गया, जब अर्थ मून सन मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक। बस आपको इतना भी अगर याद रह गया तो भी आपका पर्पस पूरा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक लाइन में रहना तो सकता है मून ऑपोजिट साइड में भी आ जाए, तो भी आपका स्प्रिंग टाइड ही कहलाता है। और अगर 90 डिग्री पे होना तो हो सकता है मून नीचे आ जाए, तो भी आपका नीप टाइड ही कहलाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। बस आपको अगर इतना भी याद रह गया कि सन मून अर्थ एक लाइन में आए तो स्प्रिंग टाइड, 90 डिग्री एंगल पाए तो नीप टाइड, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बृहद ज्वार और उच्च ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही चीज है स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। देखिए, नीप टाइड्स आर हाई टाइड व्हेन स्प्रिंग टाइड आर लो टाइड, गलत बात, स्प्रिंग टाइड्स आर हाई टाइड, ठीक है। ड्यूरिंग नीप टाइड द सन, द मून एंड द अर्थ आर डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन।
डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन मतलब हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। द सन मून एंड अर्थ आर अलाइन इन लाइन टू कॉज स्प्रिंग टाइड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होंगे, तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नीप टाइड्स आर लो टाइड्स वेयर स्प्रिंग टाइड्स आर हाई टाइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके लेट्स गो टू नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ज्वार भाटा के लाभ है। नौ परिवहन में सहायता, सही बात है। मछली पकड़ने में मदद करना, सही बात है। विद्युत उत्पादन करना, सही बात है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, जो टाइड होता है ना, टाइड की वजह से होता क्या है कि जब हाई टाइड आता है तो पानी समुद्र से निकल के धरती की ओर चला आता है, यानी कि इनवर्ड्स आएगा बीच पे। तो उस टाइम पे जो भी नेविगेशन कर रहा होगा कैप्टन या शिप, वो क्या करेगा, उसको हेल्प मिलेगी अगर उसको लैंड की तरफ जाना है। सिमिलरली जब लो टाइड होगा उस टाइम पे लोग सेल ऑफ करते हैं फ्रॉम लैंड। उस टाइम पे लोग धरती से नाव लेकर समुद्र की तरफ निकलते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भी उसी दिशा में जा रहा है तो उनको बहाकर अपने साथ ले जाएगा। ठीक, अच्छा। टाइड्स जो है वो आपका फिशिंग में भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टाइड के टाइम पे पानी लैंड की ओर आ रहा होता है तो अपने साथ कई सारे फिश के स्पीशीज को भी साथ लेकर के आता है। तो उस टाइम पे जो मछुआरे हैं वो समुद्र से लौटने के वाले रास्ते पे रहते हैं और उस टाइम पे ज्यादा कैच कर पाते हैं फिशेस को। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपका टाइड का यूज होता है फॉर एनर्जी, उसमें देखिए होता कुछ नहीं है कि जो वाटर है ना उसको अंदर की ओर मूव करना है और एक बार बाहर की ओर मूव करना है। आप क्या करिए, आप एक टरबाइन को रख दीजिए। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन ए सिंपल जनरेटर काइंड ऑफ डिवाइस जो कि मूवमेंट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। भाई जनरेटर भी जो आपका क्या करता है, आपके पास एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स में चेंजेस होता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके फिजिक्स का, फैराडेज लॉ का। तो टरबाइन क्या होगा? टरबाइन कुछ नहीं होगा, बस एक डिवाइस है। इसमें पानी एक बार लेफ्ट जाएगा जब हाई टाइड होगी और एक बार राइट जाएगा जब लो टाइड होगी, या वाइस वर्सा। मतलब पानी का मूवमेंट होगा। वो मूवमेंट जो काइनेटिक एनर्जी है वो हेल्प करती है इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है। बट ये जो तरीका है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का यूजिंग हाई टाइड लो टाइड, ये तरीका हर जगह यूज नहीं कर सकते आप। सिर्फ वहीं पे यूज कर सकते हैं जहां पर कि टाइडल फोर्स सफिशिएंट हो। तो वो जो एरियाज है मैंने यहाँ पे मैप पे मार्क करके रखा है। खासकर अगर आप कनाडा में देखेंगे ना तो बे ऑफ फंडी बहुत फेमस है टाइडल एनर्जी के लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये जानना है कि इंडिया में क्या है, तो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबत जो है ये एरिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइडल एनर्जी का रिसोर्स अवेलेबल है, यहाँ पर उसका पोटेंशियल है। बाकी अगर आप चाहें तो मैप के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, ये समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में निरंतर बहने वाली जलधाराएं हैं। वे गर्म या ठंडे हो सकते हैं और उस क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं जिसमें बहते हैं। किसकी बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है फ्रेंड्स सागर की लहरें या फिर ओशन करंट्स के बारे में। बिकॉज ये हमेशा डेफिनेट डायरेक्शन यानी कि फिक्स्ड दिशा में ही, निश्चित दिशाओं में ही फ्लो करते हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने अगेन एक इंपॉर्टेंट मैप मैंने दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है और इसमें बहुत मजा आता है इस मैप को पढ़ने में, बिकॉज इस मैप में फिजिकल ज्योग्राफी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपके लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो ये जानना कि इस पूरे मैप में जितने एरोज दिए गए हैं ना, वो एरोज हैं आपके ओशन करंट्स के रिगार्डिंग। जो रेड एरो है वो हॉट करंट या वार्म करंट है और जो ब्लू एरो वो आपका कोल्ड करंट या कूल करंट है। आप जैसे एक दो नाम को याद रखें, जैसे गल्फ स्ट्रीम ये आपका ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, ये आपका वार्म करंट है। आप यहाँ पे देखिएगा क्रोशियो वार्म करंट है, ओयाशियो कोल्ड करंट है एंड सो ऑन। ठीक है। आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये जानना यहाँ पे है कि जो आपका इक्वेटर है इससे ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी करंट हो, हॉट हो या कोल्ड हो, वो हमेशा क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है। और जो आपका सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें कोई भी करंट हो, हॉट हो या कोल्ड हो, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। आप चेक कर लीजिए इस मैप में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस मैप में चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा रीजन इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओशियन करंट्स हो गए या फिर इवन साइक्लोन हो गया, कोई भी मूवमेंट हो, हवा हो, पानी हो, कोई भी मूवमेंट हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा उसका सर्कुलेशन होता है क्लॉकवाइज
और सदर्न में हमेशा होता है उसका एंटी क्लॉकवाइज। कुछ भी हो, ओशन करेंट्स हो या साइक्लोन हो, किसी भी चीज की मूवमेंट हो, क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। गर्म और ठंडी धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गर्म धाराएं ध्रुव की ओर चलती हैं जबकि ठंडी धाराएं ध्रुव से निकलती हैं। सही बात है। लैब्राडोर धारा ठंडी धारा है जबकि गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा नहीं है। सही बात है, फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं विश्व का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान प्राप्त करते हैं, लेकिन नौ परिवहन मुश्किल हो जाता है। देखिए, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट मीट करते हैं, यस दे बिकम द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। क्यों? देखिए, वार्म करंट इक्वेटर के तरफ से निकलती है फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह को लेकर के, कोल्ड करंट आपका पोलर एरिया से निकलते हैं विद सम अदर स्पीशीज विद सम अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जहां पे ये मिलते हैं वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स, वहां पे जू प्लैंक्टन्स, वहां पे जो मछली के खाने लायक चीजें हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जहां पर ये लोग मिलते हैं ना, कोल्ड एंड वार्म करंट, वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इस मैप में देखिए, ये लैब्राडोर करंट आ रहा है और गल्फ स्ट्रीम जा रहा है, यहाँ पे खूब मछली मारी जाती है। ठीक है। नॉर्वेजियन करंट जा रहा है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट आ रहा है, यहाँ खूब मछली मारी जाती है। नॉर्वे की पूरी इकोनॉमी एक तरह से फिशिंग पे चलती है। सिमिलरली इफ यू लुक एट जापान, ओयाशियो कुरोशियो बहुत अच्छी फिशिंग ग्राउंड है। सिमिलरली इफ यू लुक हियर ऑल्सो, यहाँ पे बहुत सारे करंट्स तो मिलते नहीं है बट यहाँ पे अपवेलिंग नाम का फेनोमेनन होता है, ये भी आपका बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि यस फिशिंग ग्राउंड्स अच्छे होते हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है कि नेविगेशन बिकम्स डिफिकल्ट। अब देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जहां पे दो करंट्स मिलेंगे वहां पे नेविगेशन हो नहीं सकता। नेविगेशन होने के लिए कोई एक करंट होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है। पूछ रहा है नॉट करेक्ट क्या होंगे, तो नन ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके सामने ये फिश कैच का मैंने एक मैप बनाया है कि कहां कहां पर सबसे ज्यादा फिश कैच की जाती है। आप देखिए, ओयाशियो कुरोशियो, नॉर्वेजियन एंड ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, यहाँ पे देखिए पेरू के साइड में, ये सब आपके काफी अच्छे, यहाँ पे भी काफी अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट एक साथ मिलते हैं। निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार कीजिए। गल्फ स्ट्रीम पैसिफिक ओशन, नो। कुरोशियो करंट इंडियन ओशन, नो। अगुलास करंट अटलांटिक ओशन, अगुलास करंट अटलांटिक ओशन, अगुलास करंट आपका इंडियन ओशन में, ये बात भी गलत है। तो कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑल थ्री आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगुलास करंट यहाँ पर है जो कि आपका इंडियन ओशन में है। ठीक है, और क्या था? गल्फ स्ट्रीम एंड कुरोशियो। कुरोशियो आपको पता है ये आपका पैसिफिक ओशन में जाएगा। ठीक है, और आपका गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपका अटलांटिक ओशन में फ्लो करता है। ठीक है, ये सारे के सारे ओशन करंट्स परमानेंट होते हैं फ्रेंड्स, ये नहीं कि बस आजकल या किसी मौसम में फ्लो करते हैं, ये सदियों से चले आ रहे हैं और ऐसे ही चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 7th। हम लोगों ने इसमें जल, वाटर के बारे में डिस्कस किया, कई सारे एमसीक्यूज देखे हैं फ्रेंड्स। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है टाइड्स को समझना और ओशन करंट्स को समझना। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। आप लोग चाहें तो फिर से एमसीक्यू को दोबारा प्रैक्टिस करें विथ योर कंप्लीशन ऑफ द कंसर्न चैप्टर। उस अध्याय को पहले एक बार ठीक से पढ़ लें, उसमें जो कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना हो ऐड कर लें अपने नोट्स में। वैसे मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया था। स्टिल इफ यू फील यू कैन ऐड समथिंग इन योर नोट्स, उसके बाद एमसीक्यू को फिर से ट्राई करें, और जो एमसीक्यू में दिक्कत हो आप या तो अप्रोच देखें कैसे उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या जो नहीं पता चलती है उसको जरूर अपने नोट्स में ऐड करिएगा। तो टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।